नमस्कार जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। कैसे हो आप सभी? फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बताओगे आप सबके क्या हाल है। आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे, बात करेंगे आज के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चंस की। लास्ट तक रहिएगा, एक के बाद एक क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा, जबरदस्त क्वेश्चन रहेंगे और स्पीड में आंसर करते हुए चलेंगे सभी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, स्पीड में आंसर करिए। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चलिए एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर करके आइए अपने सभी साथियों के साथ में। चलिए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, 1857 के विद्रोह में कौन नहीं पकड़ा गया था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें किसको नहीं पकड़ा गया था, कौन नहीं पकड़ा गया था? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर होगा नाना साहब को नहीं पकड़ा गया था। ठीक है, आंसर ए होगा इसका, नाना साहब को नहीं पकड़ा गया था। उनका पता नहीं चल पाया था, नाना साहब को अंग्रेजों के द्वारा नहीं पकड़ा जा सका था। रीजन ये था कि उनका पता नहीं चल पाया था। ठीक है, उनका पता नहीं चल पाया था। चलिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला सवाल की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाती है, कौन तैयार करता है? अब तक की बात करें तो अब तक ये पंचवर्षीय योजना जो है वो उसकी रूपरेखा तैयार किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा योजना आयोग। और योजना आयोग को अभी हम किसके नाम से जानते हैं? तो अभी थिंक टैंक जो है वो आपका वर्तमान में नीति आयोग बन गया है। ये 1 जनवरी 2015 से हुआ है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का बदलकर नीति आयोग किया गया। और नीति आयोग में आपको ध्यान रखना है कि अध्यक्ष जो होता है वो हमेशा कौन होता है? अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। इसका प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। कि बताइए, बेसिक शिक्षा संबंधित है, बेसिक शिक्षा की बात की गई है कि बेसिक शिक्षा से संबंधित है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए WTO जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत WTO का सदस्य बना था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे यह कहा जा सकता है कि बताइए वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें निम्नलिखित में से जिसमें कृषि पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, वो कौन सा 5 ईयर प्लान था जिस में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर आंसर की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो इसका सही जवाब होगा। ये आप सभी को ध्यान में रखना है, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। आंसर की बात करें तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा इसका, ये आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, अगला प्रश्न है कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो किसके बीच में लड़ा गया था? पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो किसके बीच में लड़ा गया था? किसके बीच में लड़ाई हुई थी? पानीपत के दूसरे युद्ध की बात कर रहा है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो किनके बीच में लड़ा गया था? हाँ जी, जय हिंद आरपी जी। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में। किसके बीच में लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। पानीपत के दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। प्रथम युद्ध पूछा जाएगा तो 1526 आपको याद रखना है। तीसरा युद्ध पूछा जाएगा तो 1761 आपको यहां से याद रखना है कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो कब हुआ था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं।
ठीक है, कि कब लड़ा गया था, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि ये जो खिलाड़ी है, ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है, आपने देखा होगा 2014 का क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के पेपर में पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन लगभग आप ये कह सकते हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन था कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड था और उसमें ये पूछ रहा था कि किससे संबंधित है। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये आपसे यहां पर ये पूछा जा सकता है कि 2015 में बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था। तो अब आपसे एक तो बैडमिंटन चैंपियन है, तो आपसे ये यहां पर ये कह सकता है कि बताइए कौन बैडमिंटन चैंपियन है, तो आंसर होगा के श्रीकांत जो है वो इसका सही जवाब होगा। के श्रीकांत विल बी द राइट आंसर। के श्रीकांत जो है वो इसका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट संबंधित है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो किससे संबंधित है, किससे रिलेट करता है, स्पीड में बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट किससे संबंधित है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट टीवी से संबंधित है, रेडियो से है, लाउड स्पीकर से है, या फिर कंप्यूटर से है। बच्चों वाला प्रश्न है, छोटा सा सवाल है, लुल्लू पुच्चू क्वेश्चन है। हाँ, चलिए मैं ठीक हूं अब थोड़ा सा हाथ में भी आराम है, दिन में फीवर आया था, दवाई खा के सो गया था। हाँ, आंसर की बात करें तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर विल बी द राइट आंसर। कंप्यूटर जो है वो इसका सही जवाब होगा। बताइए निम्न में से कौन पहले भारत रत्न प्राप्त करता है। भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था। आपसे पूछा जाए भारत रत्न कब स्थापित किए गए, किसके द्वारा दिए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। हाँ जी, हु among the following is the first भारत रत्न recipient। आंसर क्या होगा, पहले के कौन थे, राधा कृष्णन थे। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। 1954 में 1954 में क्या हुआ था, 1954 में 2 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा भारत रत्न की स्थापना की गई थी। फर्स्ट टाइम जो है ये अवार्ड 3 लोगों को दिया गया था। 3 लोग कौन कौन थे, पहले थे आपके राधा कृष्णन जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे, ठीक है, राधा कृष्णन थे। सेकंड की बात करें तो आपको सी राजगोपालाचारी जी थे, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी थे। और तीसरे अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको ध्यान रखना है राधा कृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सर सीवी रमन, सीवी रमन। और सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज जो है वो 1930 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है, ठीक है, पूछा जाता है। तो इसके अलावा भारत रत्न पहले मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 में इसमें क्लॉजेस में चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए और फिर ये मरणोपरांत भी दिया जाने लगा, ठीक है, मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बनेगा। 1955 में ये अवार्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में यानी कि 1955 में दिया गया था। पहली बार मरणोपरांत कब दिया गया था, कमेंट सेक्शन में बताओ और किसको दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डॉक्टर भगवान दास और एम विश्वेश्वरैया जो हैं, इनको 1955 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक, चलो, हाँ,
आगे चलते हैं, कह रहा है पंचतंत्र के लेखक थे, कौन थे पंचतंत्र के लेखक? पंचतंत्र के लेखक कौन है? गोदान के जो लेखक हैं वही पंचतंत्र के लेखक हैं, वही जो है आपके निर्मला के लेखक हैं वही गबन के लेखक हैं? नहीं, प्रेमचंद के द्वारा ये सब लिखी गई थी। लेकिन पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई? तो शर्मा जी के द्वारा, विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई। प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है गोदान, गबन, निर्मला। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। वहीं अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें तो आपकी कामायनी है और ध्रुव स्वामिनी, ये किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई। महादेवी वर्मा के द्वारा आपको यामा याद रखनी है, और निहारिका, ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं। और इसका आंसर होगा पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, मैंने आपको बताया अगर यहाँ पर प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तकें पूछेगा तो आपको गबन याद रखना है। कौन सी? गबन हो गई, निर्मला हो गई, ठीक है, गबन, निर्मला, और इसके अलावा गोदान जो है वो इनके द्वारा लिखी गई थी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, और जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई थी ध्रुव स्वामिनी और कामायनी। ध्रुव स्वामिनी और कामायनी। ठीक, ध्रुव स्वामिनी और कामायनी आपको याद रखना है। महादेवी वर्मा के द्वारा यामा याद रखना, यामा। ठीक है, अगला है आपका रविशंकर संबंधित है, किससे संबंधित है? रविशंकर जो है वो किससे संबंधित है? बताएं, स्पीड में आंसर करें कि रविशंकर जो है वो किससे संबंधित है। बहुत बढ़िया। रविशंकर किससे संबंधित हैं? तो तबला की जब बात की जाती है तो तबला से आपको ध्यान में रखना है कि जाकिर हुसैन साहब का नाम आपको जहन में आना चाहिए। जाकिर हुसैन साहब किससे संबंधित हैं? तबले से संबंधित हैं। सरोद की बात की जाती है कि सरोद से कौन संबंधित है? तो अमजद अली खान साहब का नाम आपको याद आना चाहिए, अमजद अली खान। ठीक है, और सितार की बात की जाती है तो सितार से संबंधित कौन है? तो रविशंकर जी संबंधित हैं। शहनाई की जब बात की जाती है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम आपको याद आना चाहिए। यहां से किसका नाम याद आना चाहिए? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये किससे संबंधित हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई से संबंधित हैं, शहनाई से संबंधित हैं। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, हर बार एक क्वेश्चन आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, आप देखेंगे चाहे सीजीएल उठा लीजिए चाहे सीएचएसएल उठा लीजिए, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे लाइक दिस। सिखों का प्रमुख ग्रंथ बताइए, सिखों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? हाँ, कोई बात नहीं, बताइए फटाफट से कि सिखों का प्रमुख ग्रंथ। एक बार लाइक कर दीजिएगा सेशन को सभी लोग, बिना लाइक करे हुए सेशन अटेंड मत करिएगा। हाँ, बीएड में भी था। ओके।
चलो, सिखों का प्रमुख ग्रंथ गीता हिंदुओं का है, गुरु ग्रंथ साहिब इसका करेक्ट आंसर होगा। बाइबल जो है वो ईसाइयों का, कुरान मुस्लिम्स का है। अगला है कि गीतांजलि रचना है, गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि किसकी रचना है? नहीं, एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। खोपड़ियां नहीं फोड़ दी जाएगी बार बार करोगी तो। एमटीएस का किसका एग्जाम है? चलिए, आंसर क्या होगा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि इनकी रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर की। अमार सोनार बांग्ला ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, एमटीएस वालों का स्टेटस आ गया, अभी जस्ट मैसेज आया कि एमटीएस का स्टेटस आ गया है। ठीक है, तो अमार सोनार बांग्ला अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, महत्वपूर्ण बनेगा। और गीतांजलि के लिए 1913 में 1913 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था इनको। अगर ये भी पूछा जाएगा तो ये भी याद रखिएगा कि नोबेल प्राइज दिया गया था। साथ ही साथ में ये भी आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था, तो जाहिर सी बात है अगर फर्स्ट एशियन थे तो फर्स्ट इंडियन भी होंगे। अगर ये फर्स्ट एशियन थे तो फर्स्ट इंडियन भी रहे होंगे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। क्लियर है यहां तक? आई डोंट थिंक सो कि आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगला है कि झंडे का रंग हरा, मतलब हरा रंग जो होता है वो क्या दर्शाता है? झंडे का जो हरा रंग होता है वो क्या चीज को दिखाता है, क्या दर्शाता है? हाँ, झंडे का हरा रंग किसका प्रतीक होता है? झंडे का सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? ये बचपन में पढ़ा करते थे जब छोटे बच्चे थे तब, है ना। झंडे का केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल गोल सबको घूम रहा है क्या? अरे घूम लो, क्या दिक्कत है? वैसे भी तुम लोग घर से निकल नहीं पाते हो तो इसी बहाने घूम लो। हाँ, तो इसी बहाने घूम लो। वालेकुम अस्सलाम बेटा। चलो, बहुत तेज बफरिंग हो रही है। अब ध्यान से सुनिए, तो हरा रंग जो होता है वो समृद्धि का प्रतीक होता है। किसका होता है? समृद्धि का प्रतीक होता है। सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। केसरिया रंग जो है वो बलिदान का प्रतीक होता है। किसका? बलिदान का। और जो चक्र होता है नीले रंग का, वो गतिशीलता का प्रतीक होता है। और हाँ, और उसमें चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, हाँ, जो धर्म के 24 नियमों को बताती हैं। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? कई एक दफा तो यह भी पूछा गया है कि बताइए किस लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इसको लिया कहां से गया है? इसको लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यहां पर यह पूछा जाता है कि ये जो लिया गया है, जहां से भी लिया गया है, मैं सत्यमेव जयते की बात कर रहा हूं, तो मुंडकोपनिषद इसका सही जवाब होगा। और इसको लिया गया है मुंडकोपनिषद से। साथ ही साथ में आपको ध्यान में रखना है
याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको जो है ये कहां पर लिखा होता है। तो जो हमारा नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय प्रतीक है, वहां पर ये लिखा हुआ, उसके नीचे आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और किस लिपि में है? तो देवनागरी लिपि में है। देवनागरी लिपि में आपको देखने को मिलेगा, देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि बताइए ये कहाँ पर लिखा होता है, तो नेशनल एम्बलम में होता है, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें आपको देखने को मिलेगा, नेशनल एम्बलम में, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक में। और जब हम नेशनल एम्बलम की बात करते हैं, नेशनल एम्बलम कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, जो नेशनल एम्बलम है, उसको सारनाथ से लिया गया है। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है, सम्राट अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक, इसमें कितने मुख होते हैं? तो 4 होते हैं, 3 आपको सामने से दिखाई देते हैं। ठीक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे चलेंगे, यहां तक तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट बनेंगी। और हाँ, अगला है कि बताइए उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है कितने राज्यों से? कौन कौन से वो राज्य हैं जिनके साथ में उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है, किसके साथ में नहीं करता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको टोटल तो याद रखने हैं कि टोटल 9 स्टेट, मतलब 8 स्टेट हैं टोटल, कुल 8 राज्य हैं। और एक आपका यूटी है जिसके साथ में सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, एक यूटी है। तो यूटी तो दिल्ली हो जाएगा आपका, जिसके साथ में यूपी सीमा साझा करता है। फिर इसके बाद में 8 राज्य कौन कौन से हैं, अगर ये पूछे जाए तो आप 8 राज्य याद रखिएगा। एक तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, दूसरा यहाँ से हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा है, तीसरा यहाँ से राजस्थान है, चौथा एमपी है, मध्य प्रदेश है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको छत्तीसगढ़ यहाँ से बॉर्डर शेयर करते हुए दिखाई देगा, छत्तीसगढ़ भी बॉर्डर शेयर करता है, छत्तीसगढ़। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो झारखंड भी बॉर्डर शेयर करता है, झारखंड भी यूपी के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। और बिहार यहाँ से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, कौन सा? बिहार जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, बिहार भी। और उत्तराखंड बॉर्डर शेयर करता है, उत्तराखंड बॉर्डर शेयर करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गए, 9वां आपका दिल्ली हो गया। तो 9 टोटल सीमा साझा करते हैं। अब देख लो इनमें से कौन सा नहीं कर रहा है। जैसे मध्य प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, बिहार करता है, ये सही है। बिहार करता है, कर्नाटका नहीं करता, छत्तीसगढ़ करता है, हरियाणा करता है, दिल्ली करता है, उड़ीसा नहीं करता है, राजस्थान करता है, पंजाब नहीं करता है, हरियाणा करता है। तो आंसर आपका ए होगा इसमें सही जवाब। ए विल बी द राइट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आप सभी को ध्यान में रखना है, याद रखना है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? हाँ, जो सी राजगोपालाचारी थे, इनको तो यहां से आपको याद रखना है, सी राजगोपालाचारी जो है 1955 में, इनको 1954 में सॉरी, इनको नोबेल प्राइज से वो सॉरी जो आपका भारत रत्न है उससे सम्मानित किया गया था, भारत रत्न अभी बताया था मैंने आपको। और इनसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो सी राजगोपालाचारी से पहले थे। हाँ, और फर्स्ट इंडिपेंडेंट अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आंसर आपको याद रखना है सी राजगोपालाचारी। हाँ, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये भी याद रखना है। ठीक है, हाँ। और वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो फर्स्ट थे, अगर वॉरेन हेस्टिंग की बात करेगा तो फर्स्ट थे ये गवर्नर। ठीक है, हाँ, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। सी राजगोपालाचारी से पहले लॉर्ड माउंटबेटन थे, और प्रथम भारतीय पूछे जाएंगे तो सी राजगोपालाचारी जी थे। अच्छा, मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, आप सभी जानते हैं, आप सभी को पता है कि अभी आयुष्मान बैच हमारा एसएससी सीजीएल मेंस के लिए चल रहा है। और दूसरी बात 9
अगस्त तक ऑफर है आप सभी के लिए कि आप 50% डिस्काउंट ले सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑलिव बोर्ड का बर्थडे है। ऑलिव बोर्ड का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पर। ऑलिव बोर्ड अपना जन्मदिन मना रहा है तो उसके उपलक्ष्य में आपको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप कोई भी बैच ज्वाइन करेंगे, हमारे पास CGL, CHSL, MTS सभी के बैचेस चल रहे हैं, आप कोड यूज कर सकते हैं रोहित एंड यू विल गेट 50% डिस्काउंट। आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, हाँ, ये क्वेश्चन बीएड में भी आया था। ओके, चलो, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है, ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बनेगा। आगे चलते हैं, यहां तक तो होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, हमने जो जहां तक क्वेश्चंस देखे हैं। इसके आगे हम बात करेंगे, स्पीड में थोड़ा सा लेके चलेंगे क्लास को, और इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ स्टेट संबंधित है। फोर्थ स्टेट किससे संबंधित है, स्पीड में बताइए। हाँ, ये पत्रों से संबंधित है। अच्छा, खोपड़िया फोड़ दूंगा। कौन बोला कि क्लास एंड होने जा रहा है? कौन बोला क्लास खत्म कर रहे हैं हम? ना लाइक, किसी काम के नहीं हो। आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग अबाउट पेड क्लासेस। क्या कहना है आपको पेड क्लासेस के बारे में? बोलिए, आपकी अंग्रेजी माशा अल्लाह, बोलिए। आंसर होगा इसका प्रेस से संबंधित है। ठीक, हाँ प्रीति, तुम्हारी खोपड़िया फोड़ दे ब्याल हम। बताओ, हिमालय स्पर्श करता है कितने राष्ट्रों को स्पर्श करता है? इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, बताओ स्पीड में आंसर क्या हुई है भैया? स्पीड में आंसर करो। एक बार लाइक करो सेशन को जिसने नहीं किया है। चलो, क्या बोली प्रीति? कूटे जाओ तुम लोग, अश्लीलता फैलाती हो तुम दोनों यहां पे। हनीफ, ओके, क्वेश्चंस आल्सो इन इंग्लिश। हिमालयाज टच डैश विद द नेशंस। कौन कौन से हैं जिनके साथ में करता है? तो एक तो आपका इंडिया है, फर्स्ट वन इज इंडिया, सेकेंड चाइना एंड नेपाल और पाकिस्तान। और सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, हाईएस्ट पीक पूछी ली जाए, तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, 8,848 मीटर ऊंची। आंसर इसका क्या होगा? तो भारत, चाइना, नेपाल। इराक नहीं होगा, इंडोनेशिया नहीं होगा, श्रीलंका नहीं होगा। बच्चों वाला सवाल है। हाँ, क्या हो रहा है? ये बफरिंग का इशू क्यों आ रहा है भाई? बफरिंग बहुत ज्यादा हो रही है। चलो, बोल दिया है मैंने। ये जो बफरिंग का इशू है ना तुम लोग का,
ठीक, नेक्स्ट देखो, कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? इनमें से कौन सी नदी है जो मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? अब सॉन्ग कहां से चलने लग गया तुम लोग को? चलो, आंसर क्या होगा? आंसर की बात करें तो नर्मदा इसका सही जवाब होगा, नर्मदा। बाकी सभी क्या बनाती हैं? मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं, बट ये डेल्टा नहीं बनाती है। ये क्या बनाती है? हाँ, तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है। सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का मुख्य भोजन क्या था? जो सिंधु सभ्यता में लोग थे उनका मुख्य भोजन आपसे पूछा गया है। चलो, प्रीति मार खाएगी अब तू, नालायक। बताओ, मुख्य भोजन पूछा गया है तो जौ था और गेहूं। जौ और गेहूं था, बाजरा नहीं था, मक्का नहीं था, अरहर नहीं था। ठीक है, हाँ। और जो फसलें हैं वो गेहूं, जौ, चावल, सरसों तेल, मटर, तरबूजा, खरबूजा, ये सब आपके ये जानकारी थी इन लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। जौ, गेहूं, तरबूज, खरबूज, चावल, सरसों तेल, मटर, इन सब की नॉलेज थी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, फाइयान किसके समय आया था? फाइयान जो है वो भारत किसके समय में आया था? स्पीड में बताओ इसको, 50 प्लस तो जा सकते थे आज, इतना बड़ा इशू नहीं है। स्पीड में आंसर करो सभी। उमाकांत जी स्वागत है आपका, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वीडियो कहां रुक गई वीडियो भाई? धक्का मार के लेके चलो, वीडियो रुकनी नहीं चाहिए कतई। अगर पेट्रोल वेट्रोल खत्म हुआ तो बताओ। हाँ, लेकिन वीडियो लेके चलना है, क्लास को लेके चलना है बराबर, ऐसा कोई धक्का वक्का नहीं लगाना है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो इसका सही जवाब होगा। चंद्रगुप्त सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप सभी को याद रखना है। फाइयान जो है किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। ठीक है, और बौद्ध धर्म से बौद्ध धर्म के जो स्थल थे, जो जगह थी, उनके उनको घूमने के लिए, उनके भ्रमण के लिए आया हुआ था। अगला प्रश्न है कि महास्नानागार कहां से मिले हैं? जो महास्नानागार हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं? ये आप सभी से पूछा जा रहा है, बताएं स्पीड में आंसर। हाँ, चलो बताओ स्पीड में आंसर। सावनी शर्मा, हम आएंगे आपको ढूंढते हुए। कहां? कहां गया था मैं? मिला नहीं तुम्हें? क्लास तुमने ढूंढी नहीं होगी ढंग से, शर्मा जी। हाँ, तो आंसर की बात करें, मोहनजोदड़ो जो है वो इसका सही जवाब होगा, मोहनजोदड़ो। ठीक, हाँ, यह पक्की ईंटों का बना हुआ था। आज नोटिफिकेशन ही नहीं आया, वाह जी वाह। अगला देखो, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? प्रथम प्रवचन कहां दिया था? और सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? बताओ स्पीड में, सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? तो एक बार तो सेशन को शेयर कर दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। लो जी, मैंने भी कर दिया, तुम भी कर दो। मैं करके आ गया शेयर, अब करके आ जाओ तुम भी शेयर। मैंने कर दिया जी शेयर, लो जी, अब तुम भी कर दो फटाफट से।
लो जी, हो गया जी। हाँ, नोटिफिकेशन आए या ना आए, लेकिन आप आ जाया करो 8 बजे ऑलिव बोर्ड पे चुपचाप से, सुबह शाम दोनों टाइम। सबसे ज्यादा कहां पर उपदेश दिए थे? तो सबसे ज्यादा श्रावस्ती में दिए थे। प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। और जो उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथों में इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। भगवान गौतम बुद्ध को, अगर गौतम बुद्ध को पूछा जाए कि बताइए कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 36 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, घर छोड़ दिया था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछता है, मैं उतने ही पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए इन्होंने जो घर छोड़ा था उसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया, तो घर छोड़ा था उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम श्वास ली थी, यानी कि अपने शरीर को छोड़ा था, तो उसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक, कहां पर छोड़ा उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा था? तो कुशीनगर में, सॉरी, महापरिनिर्वाण कहा गया है जब शरीर छोड़ा था। और जो उन्होंने घर छोड़ा था, गृह त्याग की जो प्रक्रिया थी, उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ध्यान से समझना, उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। और जब उन्होंने गृह त्याग किया था, उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और इसके अलावा जब उन्होंने शरीर त्यागा था, तो उसको बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि मुक्ति मिलना, शांति। ठीक है, चलो, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। अगला देखिए कि बताइए केंद्र को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है। जो केंद्र सरकार है उसको सबसे ज्यादा राजस्व यानी कि रेवेन्यू की बात की जा रही है, कहां से मिलता है? तो आंसर हो जाएगा निगम कर से, कॉरपोरेशन टैक्स। अगला है कि बताइए मेगास्थनीज किसका दूत था? मेगास्थनीज जो था वो किसका दूत था? आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज किसका दूत था? उपदेश देने की प्रक्रिया को वही बोला है मैंने कि उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट से। आंसर होगा सेल्यूकस। सेल्यूकस इसका सही जवाब होगा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का पद क्या था? हाँ, मुख्य समन्वयकर्ता। और जीटी रोड स्पर्श नहीं करता है। जीटी रोड, लड़कों, जीटी रोड की बात की जा रही है, दूसरा मत। हाँ, समझना। बताओ फटाफट से। जीटी रोड, बफरिंग हो रही है। हे भगवान, रॉयल पंडित ज्यादा मत समझ, बता रहा हूं मैं, खोपड़िया फोड़ दूंगा। जीटी रोड की बात कर रहा है, कोई दूसरी रोड नहीं। हाँ, चलो, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? आंसर क्या होगा? तो जीटी रोड कहां? उज्जैन। नहीं करता। अगला है कि पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 32 से 35% होती है। और किसका मकबरा देश के बाहर है? इनमें से किसका मकबरा देश के बाहर है?
इनमें से किसका मकबरा जो है वो देश के बाहर है? हाँ, दिल्ली में जीटी रोड है ही नहीं नालायक, वो दूसरा रोड है। हाँ आंसर क्या होगा? जहांगीर इसका सही जवाब होगा। तभी तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो, पढ़ाई में ध्यान दे लो। तख्ते ताउस किसके शासनकाल में बनाया गया था? शाहजहां के शासनकाल में। और इसका आंसर मुझे ऑफलाइन में कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन में है नहीं इसका आंसर, लेकिन ऑफलाइन में करेंगे कमेंट। इसका आंसर ऑप्शन में है ही नहीं कहीं भी किसी भी तरीके से, लेकिन ऑप्शन में आंसर करके बताएंगे आप सभी, और कमेंट करके बताएंगे। सॉरी, ऑप्शन में नहीं है। वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन में नहीं है, लेकिन भारत के वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में नहीं बोला है इसने कहीं भी। क्वेश्चन की लैंग्वेज को यह भी समझ लेना कि वर्तमान में नहीं बोला है कहीं भी। इनमें से कौन है? हाँ ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कौन है वो भी लिख दीजिएगा।